एक बड़े राज्य में एक राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा न केवल अपने प्रजा के प्रति दयालु था, बल्कि अपनी सूझबूझ और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा का राज्य बहुत समृद्ध था। वहाँ की प्रजा खुशहाल और संतुष्ट थी। लेकिन राजा को हमेशा ये चिंता रहती थी कि उसकी प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वह हमेशा अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनता और उनका समाधान करता। एक दिन राजा ने सोचा, मैं हर रोज महल के भीतर रहकर प्रजा की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे उनके बीच जाकर देखना चाहिए कि वे वास्तव में कैसे रह रहे हैं। अगले दिन राजा साधारण वेशभूषा में अपने राज्य का भ्रमण करने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान परेशान होकर अपने बैल के साथ खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज मैं गरीब किसान हूँ। मेरी फसल ठीक से नहीं हुई और मेरा बैल बीमार पड़ गया। अब मैं न खेती कर सकता हूँ और न अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। राजा ने उसकी समस्या सुनी और चुपचाप लौट आया। अगले दिन दरबार में उसने आदेश दिया कि उस किसान को तुरंत मदद दी जाए। राजा ने उसे नई जमीन, बीज और इलाज के लिए पैसे दिए। राजा ने ऐसे कई दिनों तक भ्रमण किया और अपनी प्रजा की समस्याएं सुनी। उसने न केवल उनकी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि राज्य में नई नीतियां बनाईं, जिससे सभी लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र का राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। प्रजा राजा को भगवान की तरह मानने लगी। राजा ने ये सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का भला सोचे और उनके सुख दुख को समझे। इस तरह राजा वीरेंद्र अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए इतिहास में अमर हो गया। राजा वीरेंद्र की प्रजा के लिए निष्ठा और सेवा ने उसके राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया था। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उस राजा का नाम राजा रणधीर था, जो अपनी लालच और विस्तारवादी सोच के लिए कुख्यात था। राजा वीरेंद्र को ये सूचना मिली कि रणधीर अपनी विशाल सेना के साथ उनके राज्य की सीमा पर डेरा डाल चुका है। राजा ने तुरंत अपनी मंत्रणा सभा बुलाई और अपने सेनापतियों व मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राजा ने कहा, हम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। पहले मैं रणधीर से बात कर यह जानने का प्रयास करूंगा कि वह युद्ध क्यों करना चाहता है। राजा वीरेंद्र ने एक दूत भेजकर रणधीर को संदेश दिया, युद्ध कोई समाधान नहीं है। अगर आपसी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है, तो हमें खून खराबे से बचना चाहिए। रणधीर ने इस प्रस्ताव को सुनकर राजा वीरेंद्र को काय समझा और तुरंत युद्ध छेड़ने का आदेश दे दिया। राजा वीरेंद्र ने भी अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। लेकिन उसने अपनी सेना को एक महत्वपूर्ण बात सिखाई, हमारी लड़ाई केवल आत्मरक्षा के लिए होगी। किसी निर्दोष पर हमला नहीं होगा। युद्ध शुरू हुआ और राजा वीरेंद्र ने अपनी चतुराई और रणनीति से रणधीर की विशाल सेना को पराजित कर दिया। रणधीर को बंदी बना लिया गया। जब रणधीर को राजा वीरेंद्र के सामने पेश किया गया, तो सभी दरबारी सोच रहे थे कि राजा वीरेंद्र उसे सख्त सजा देंगे। लेकिन राजा वीरेंद्र ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को चौंका दिया। राजा वीरेंद्र ने कहा, रणधीर, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारी लालच और अहंकार है। मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, बल्कि एक मौका दूंगा। जाओ, अपने राज्य लौट जाओ और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करो। याद रखो, एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का हित सोचे।
रणधीर को राजा वीरेंद्र की दयालुता और महानता ने इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी सोच बदल दी। उसने अपने राज्य लौटकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। राजा वीरेंद्र का ये कार्य पूरे राज्य और आसपास के राज्यों में चर्चा का विषय बन गया। सभी ने उनकी बुद्धिमानी और दयालुता की सराहना की। इसके बाद राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में शिक्षा और न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। वह ये जानते थे कि एक सशक्त प्रजा ही किसी राज्य की असली शक्ति होती है। इस तरह राजा वीरेंद्र ने अपने जीवन में सेवा, त्याग और न्याय के आदर्श स्थापित किए। उनकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। राजा वीरेंद्र का राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बना रहा, लेकिन उनकी असल परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन राज्य के जंगलों से भयानक खबर आई कि वहां एक विशाल राक्षस ने डेरा डाल लिया है। वह न केवल जानवरों का शिकार कर रहा था, बल्कि जंगल के पास रहने वाले गांव वालों को भी डराने लगा था। गांव के लोग घबराए हुए राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, वह राक्षस बहुत भयानक है। वह हमारे बच्चों और फसलों को नष्ट कर रहा है। कृपया हमें बचाए। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों से चर्चा की। कुछ ने सुझाव दिया कि सेना को भेजकर राक्षस को मार दिया जाए, लेकिन राजा ने कहा, हमें समस्या को पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कि राक्षस को मारने के बजाय हमें उसे समझाने का मौका मिल सके। अगले दिन राजा स्वयं अपनी सेना और कुछ विद्वानों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे राक्षस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह सचमुच बहुत बड़ा और भयानक था। लेकिन राजा ने डरने के बजाय उससे बात करने का निर्णय लिया। राजा वीरेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, हे वनवासी, तुम कौन हो और क्यों हमारी प्रजा को परेशान कर रहे हो? राक्षस ने गरजते हुए जवाब दिया, मैं भूखा हूँ। तुम्हारे राज्य के लोग जंगल को काटते जा रहे हैं, जिससे मेरा घर नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारी प्रजा से बदला लेने आया हूँ। राजा ने राक्षस की बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम्हारा घर नष्ट हो गया है तो ये हमारी गलती है, लेकिन बदले में निर्दोषों को परेशान करना उचित नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि हम जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे। तुम हमारी सहायता करो और हम तुम्हारे लिए भोजन और एक नया घर बनाएंगे। राक्षस राजा की बातों से प्रभावित हुआ और उसने वादा किया कि वह अब गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया जाए और वन्यजीवों की रक्षा के लिए नियम बनाए जाएं। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया और राक्षस ने भी गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वह अब राक्षस नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक बन गया। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग उन्हें न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी के रूप में भी याद करने लगे। राजा ने अपने राज्य में ये संदेश फैलाया, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही सच्ची समृद्धि का आधार है। जब हम सभी जीवों का सम्मान करेंगे, तभी हम सच्चे राजा कहलाने के लायक बनेंगे। इस प्रकार राजा वीरेंद्र का राज्य न केवल मानवों के लिए, बल्कि सभी जीवों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। उनकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और साहस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। समय बीतता गया और राजा वीरेंद्र का राज्य हर क्षेत्र में उन्नति करता गया। शिक्षा, न्याय और व्यापार में उनका राज्य एक आदर्श बन चुका था। परंतु राजा को हमेशा ये चिंता रहती थी कि भविष्य में उनके बाद राज्य में ये शांति और समृद्धि बनी रहे। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित किया और कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, मैं अब वृद्ध हो चला हूँ।
मैं चाहता हूं कि मेरा उत्तराधिकारी ऐसा हो जो आप सबकी भलाई के लिए काम करे और इस राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन मैं अपने पुत्रों में से किसी को बिना परीक्षा लिए राजा नहीं बना सकता। मैं उन्हें जनता के साथ काम करने का मौका दूंगा ताकि यह पता चल सके कि उनमें से कौन सच्चे राजा के गुण रखता है। राजा के 3 पुत्र थे, प्रतीक, सक्षम और आर्यन। तीनों ही बहादुर और बुद्धिमान थे, लेकिन राजा को ये तय करना था कि उनमें से सबसे योग्य कौन है। परीक्षा का आयोजन। राजा ने तीनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। प्रतीक को राज्य की अर्थव्यवस्था संभालने का काम दिया गया। सक्षम को राज्य की सेना और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। आर्यन को प्रजा के जीवन और समस्याओं को सुधारने का कार्य सौंपा गया। तीनों ने अपने अपने कार्य में पूरी मेहनत की, लेकिन राजा गुप्त रूप से उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करते रहे। उत्तराधिकारी की घोषणा। कुछ महीनों बाद राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने तीनों से उनके कार्यों का विवरण मांगा। प्रतीक ने कहा, मैंने व्यापार को बढ़ावा दिया और खजाना भर दिया। अब हमारा राज्य और भी धनी हो गया है। सक्षम ने कहा, मैंने सेना को मजबूत बनाया और दुश्मनों को हमारे राज्य से दूर रखा। अब हमारी सुरक्षा अटूट है। आर्यन ने कहा, मैंने प्रजा की समस्याओं को सुना, उनकी ज़रूरतों को समझा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं चलाईं। अब लोग और खुशहाल और सशक्त हो गए हैं। राजा वीरेंद्र ने सबकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब ने अपने कार्यों में अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन राजा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रजा का भला सोचना। आर्यन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये दिखाया कि वह प्रजा का सच्चा सेवक है। इसलिए मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। आर्यन का राज्याभिषेक। आर्यन का राज्याभिषेक किया गया। राजा वीरेंद्र ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने हित को त्याग कर दूसरों का भला करे। प्रजा का विश्वास और प्रेम ही राजा की सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन ने अपने पिता की शिक्षाओं को अपनाया और राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस प्रकार राजा वीरेंद्र की कहानी न केवल उनके जीवन तक सीमित रही, बल्कि उनके आदर्शों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका राज्य हमेशा धर्म, न्याय और समृद्धि का स्वर्ण युग कहलाता रहा। आर्यन ने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रजा ने भी उसे एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्वीकार किया। लेकिन समय के साथ कुछ नई चुनौतियां सामने आने लगीं। प्राकृतिक आपदा का संकट। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई, न ही फसलें उग सकीं। लोग भूख से परेशान हो गए। आर्यन ने तुरंत राज्य के सभी अधिकारियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, ये समय है जब हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हमें हर संभव उपाय करना होगा। आर्यन ने तुरंत खजाने से धन निकालकर अनाज खरीदने और हर गांव में भोजन वितरण केंद्र खोलने का आदेश दिया। साथ ही उसने पानी की समस्या के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर तालाब और कुएं खुदवाने का काम शुरू किया। आर्यन ने अपने पिता की तरह साधारण वेश में गांव-गांव जाकर खुद लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। इससे प्रजा को विश्वास हुआ कि उनका राजा उनके साथ है। एक नया दृष्टिकोण। आर्यन ने सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाईं। उसने कृषि के लिए नई तकनीकों को अपनाने का आदेश दिया। किसानों को सिखाया गया कि कम पानी में भी फसल कैसे उगाई जा सकती है। इसके अलावा उसने वर्षा जल संग्रहण और बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया। कुछ वर्षों में राज्य ने न केवल सूखे से उबरकर अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त किया, बल्कि कृषि उत्पादन में भी दोगुना वृद्धि की। शांति का संदेश।
आर्यन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्यों के राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भेजा कि उनका राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में है। आर्यन ने तुरंत अपने विद्वानों और सैन्य अधिकारियों के साथ वहां जाकर मध्यस्थता की। उसने अपने धैर्य और समझदारी से उस राज्य में शांति स्थापित कर दी। इसके बाद वह राज्य भी आर्यन का मित्र बन गया। धीरे धीरे आर्यन के राज्य को शांति और सहयोग का केंद्र कहा जाने लगा। राजा वीरेंद्र की अंतिम सीख। राजा वीरेंद्र, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पुत्र आर्यन को आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। लेकिन याद रखना, राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं होता। सारा संसार हमारा परिवार है। सच्चे राजा की पहचान उसकी करुणा, दया और दूरदृष्टि से होती है। स्वर्ण युग का आरंभ। आर्यन ने अपने पिता की अंतिम सीख को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सभी राज्यों के बीच भाईचारे और सहयोग को बढ़ावा दिया। उसके राज्य में कोई भेदभाव नहीं था, हर व्यक्ति को समान अवसर और न्याय मिलता था। समय के साथ आर्यन का राज्य पूरे क्षेत्र में सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और शांतिपूर्ण बन गया। ये युग स्वर्ण युग के नाम से इतिहास में अमर हो गया। राजा वीरेंद्र और राजा आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और अधिकार में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और न्याय में निहित होता है। उनकी कहानी सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रही। राजा आर्यन के राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन समय का पहिया चलता रहा। आर्यन के नेतृत्व में राज्य ने जो आदर्श स्थापित किए थे, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन चुके थे। लेकिन आर्यन को इस बात की चिंता थी कि भविष्य में कहीं लोग इन आदर्शों को भूल न जाएं। भविष्य के लिए योजना। आर्यन ने एक दिन अपनी परिषद को बुलाया और कहा, हमने आज जो समृद्धि और शांति पाई है, वह तभी टिकेगी जब हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को समझें और अपनाएं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा ज्ञान, हमारे आदर्श और हमारी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहें। इसके लिए राजा आर्यन ने ज्ञान मंदिरों, लाइब्रेरी की स्थापना की। इन मंदिरों में राज्य की उपलब्धियों, संघर्षों और सीखों को लिखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सकें। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। हर गांव और शहर में स्कूल खोले गए, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिकता, प्रकृति का सम्मान और सेवा भाव भी सिखाया गया। एक नई चुनौती। कुछ वर्षों बाद एक व्यापारी राज्य में आया। वह बहुत चतुर और चालाक था। उसने देखा कि राज्य में समृद्धि है और लोग बेहद ईमानदार और सरल हैं। उसने धीरे धीरे व्यापार के नाम पर राज्य में अपना जाल फैलाना शुरू किया। उसने लोगों को लालच देकर जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने लगे। उनके जीवन में संतोष कम होने लगा। इससे राजा आर्यन चिंतित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह समस्या किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है, क्योंकि यह लोगों के मन और नैतिकता पर असर डाल रही थी। आत्मसंयम का पाठ। आर्यन ने लोगों को समझाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक सभा बुलाई और एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु ने देखा कि एक आदमी अपने घर में पानी का एक घड़ा भर रहा है, लेकिन घड़े में एक बड़ा छेद था। आदमी बार बार पानी डालता, लेकिन वह पानी गिरता रहता। साधु ने कहा, तुम्हारा घड़ा तभी भरेगा जब तुम इसे ठीक करोगे। उसी तरह तुम्हारा जीवन तभी संतुष्ट होगा जब तुम अपने लालच के छेद को बंद करोगे। राजा ने कहा, हमें अपनी जरूरतों और लालच के बीच फर्क समझना होगा। भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है, लेकिन संतोष ही असली सुख है।
राजा ने राज्य में एक नई नीति लागू की, जिसे संतोष नीति कहा गया। इसके तहत लोगों को अपनी जरूरतों का मूल्यांकन करना सिखाया गया। उन्होंने सरल जीवन जीने के महत्व को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी जरूरत भर का ही उपभोग करे। एक युग का अंत। राजा आर्यन ने अपने जीवन का शेष समय राज्य के हर कोने में भ्रमण कर लोगों को शिक्षित करने और प्रकृति, संतोष और सेवा के महत्व को समझाने में बिताया। उन्होंने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अपनी सभी शक्तियां मंत्रिपरिषद और प्रजा के हाथों में सौंप दीं। एक दिन जब राजा आर्यन बहुत वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने परिवार और मंत्रियों को बुलाया और कहा, राजा का असली कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों को इतना सक्षम बनाना है कि वे स्वयं अपने जीवन का नेतृत्व कर सकें। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब मेरा राज्य मुझ पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत से खुद को चला सकता है। उस रात राजा आर्यन शांतिपूर्वक अपनी कुटिया में ध्यानमग्न होकर संसार से विदा हो गए। उनकी मृत्यु पर पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन लोग जानते थे कि उनका राजा भले ही शारीरिक रूप से उनके बीच न हो, लेकिन उसकी शिक्षाएं और आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। आर्यन की स्थायी विरासत। आर्यन के जाने के बाद भी उनकी शिक्षाओं के कारण राज्य एक उदाहरण बना रहा। ज्ञान मंदिर, शिक्षा प्रणाली, प्रकृति संरक्षण और संतोष का महत्व आने वाली कई सदियों तक राज्य की पहचान बने रहे। उस राज्य की कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था और संस्कार छोड़ जाना है जो भविष्य को भी मार्गदर्शन दे सके। राजा आर्यन का नाम इतिहास में शाश्वत शांति और संतोष के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। राजा आर्यन का स्वर्ण युग सभी राज्यों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन दूरस्थ पहाड़ी इलाके के एक बुजुर्ग साधु ने दरबार में आकर राजा आर्यन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, महाराज, आपके राज्य में सब कुछ अच्छा है, लेकिन निकट भविष्य में एक बड़ा संकट आने वाला है। ये संकट केवल आपके राज्य को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को प्रभावित करेगा। साधु की भविष्यवाणी। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और पूछा, हे महात्मा, ये संकट कैसा होगा और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? साधु ने कहा, ये संकट प्रकृति से जुड़े असंतुलन के कारण उत्पन्न होगा। मनुष्य ने प्रकृति का जितना दोहन किया है, उसका परिणाम अब सामने आएगा। अगर आप समय रहते अपने राज्य और आसपास के राज्यों को जागरूक कर देंगे, तो ये संकट टल सकता है। प्रकृति का संतुलन। राजा आर्यन ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने विद्वानों, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों को बुलाया और सलाह ली। ये तय हुआ कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाएगी और जल संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। आर्यन ने सभी राज्यों के राजाओं को एक सभा में बुलाया और उन्हें इस खतरे के बारे में बताया। कई राजा शुरुआत में उनकी बातों को हल्के में लेने लगे, लेकिन आर्यन ने उन्हें ठोस उदाहरणों और आंकड़ों से समझाया कि अगर वे अब नहीं जागे, तो आने वाले वर्षों में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नई क्रांति की शुरुआत। आर्यन के प्रयासों से एक हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया गया। हर गांव और शहर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। नदियों को साफ करने और जलाशयों को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू हुआ। किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों के बारे में सिखाया गया। संकट का आगमन। कुछ वर्षों बाद वह समय आ गया जब साधु की भविष्यवाणी सच होने लगी। पड़ोसी राज्यों में लगातार सूखा और बाढ़ आने लगी। कई जगहों पर फसलें नष्ट हो गईं और लोग पलायन करने लगे।
लेकिन राजा आर्यन के राज्य में प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। आर्यन ने संकटग्रस्त राज्यों की मदद के लिए अनाज, पानी और दवाओं की व्यवस्था की। उसने ये भी कहा, यह मानवता की परीक्षा का समय है। हम सबको मिलकर इस संकट से लड़ना होगा। सबका राजा। आर्यन की करुणा और दूरदृष्टि ने न केवल उसके राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि अन्य राज्यों को भी इस संकट से उबरने में मदद की। धीरे धीरे आर्यन का